हाँ जी, तो हर एक स्टूडेंट का ना एक सपना होता है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करे। मेरा भी सपना था और मैंने कर भी लिया। और एक प्रोफेसर का भी यही सपना होता है कि वो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में आके पढ़ाए। तो आज जिसका इंटरव्यू हम लेने जा रहे हैं वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और ये बातचीत करनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर हम प्रोफेसर्स को क्लासरूम के अंदर देखते हैं, लेकिन एक टीचर का क्या टेक अवे होता है क्लासरूम के बाहर, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ। कैसे हो सर आप? मैं बढ़िया हूँ भावेश, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया सर। सर मैंने कभी नहीं लिया किसी प्रोफेसर का इंटरव्यू। मैंने भी इससे पहले कभी इंटरव्यू नहीं दी। ठीक है सर। सर मैं आपको मनीष सर कह के बुलाता हूँ, मैं आपको मनीष नहीं कह सकता। मेरा मतलब है कि हमें हिस्टोरिकली ऐसे कल्चर में इंडल्ज कर दिया गया कि जहाँ पे हम ऐसा सोचते हैं कि जो प्रोफेसर हैं उनको हमें सारी कहना है, जो अगर मैम है तो उनको मैम कह के ही बुलाना है, लेडी प्रोफेसर है। आपको नहीं लगता सर कि इस कल्चर की वजह से जो डिस्कसिव माहौल है एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट का, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, कहीं ना कहीं जो डिस्कशन वाला माहौल हम चाहते हैं बना रहे वो नहीं रह पा रहा। मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं पर्सनली अगर इसका आपको आंसर दूं अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंगली, तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे हमारा कोई जो फ्रेंडली बिहेवियर है या जो कन्वर्सेशन है वो हैम्पर हो रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। इसके पीछे सिंपल सा रीज़न मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, उसमें हमेशा से ये चीज़ रही है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो रिलेशन है उसको काफ़ी अच्छा माना गया है। तो उनके बीच हमेशा वो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। नहीं सर, अगर मैं आपको मनीष सर बोलूँ या मनीष बोलूँ, मनीष बोलने से भी ऐसा तो नहीं है मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, नहीं, सर बोलने से ऐसा भी नहीं है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट हाँ, करता मैं हूँ। कुछ हद तक मैं आपसे अग्री करता हूँ कि अगर आप मनीष जी या मनीष सर बोलोगे तो मोर और लेस सेम है। बट कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि आदत बन गई है इंडिया में कि टीचर्स को सर या मैम करके ही बोला जाता है। ये सैल्यूटेशन एक तरीके से हमारे कल्चर में चला आ रहा है शुरू से। ऐसा तो नहीं है कि इसी वजह से हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से नहीं पीछे आ नहीं रहे हैं कहीं ना कहीं? नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक टीचर और स्टूडेंट चाहें तो बिना ये सर और मैम कहे या ना कहे भी अच्छा Interact फ्रेंडली कर सकते इंटरेक्शन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपना आपको बताऊं तो मेरा जो रिलेशन है बच्चों के साथ वो हमेशा से फ्रेंडली ही रहा है, चाहे वो मुझे मनीष सर बोलें या मनीष जी हैं। और मैं बोलें। आपको मनीष बोलूँ या मनीष सर तो बोलूँ? आप मुझे मनीष सर बोलो, ज़्यादा अच्छा लगता मनीष है। सर। तो क्यों होना चाहिए एक फ्रैंक रिलेशनशिप स्टूडेंट टीचर का, क्यों इम्पोर्टेंट? ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, जब कोई बच्चा, अगर हम कॉलेज की बात हाँ। करें, स्कूल से निकल के कॉलेज में आता है तो एक तरीके से उसको लिबर्टी तो मिलती है, बट फिर भी कई ऐसी चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, जिसके बारे में बच्चे को नहीं पता। ठीक है। ठीक है, उसको गाइडेंस चाहिए होती है कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेके, जैसे एडमिशन के टाइम उसको गाइडेंस चाहिए, आई कार्ड के लिए चाहिए, ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहा है उसके लिए चाहिए, कौन सा पेपर, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, कौन सा ऑथर का बुक परचेज़ करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चा एक टीचर से पूछता है। अब कॉलेज लेवल पे कई सारे फैकल्टी मेंबर्स हो सकते हैं, बट बच्चा हर किसी से नहीं पूछ सकता। वो उसी टीचर से पूछेगा जिससे उसको लगता है कि हाँ, इससे मैं थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ, या इसे मैं एक फ्रेंड की तरह पूछ सकता हूँ। हर एक टीचर को उस हाँ, माहौल को। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक फ्रेंडली बिहेवियर मेंटेन करते हैं स्टूडेंट के साथ, तो स्टूडेंट को भी आप कह सकते हो कि उसमें भी एक इम्प्रूवमेंट आती है। ठीक है, और एक स्टूडेंट और एक टीचर भी कहीं ना कहीं अपने आप को बेटर कर पाता है। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट टीचर नहीं होता, वो लाइफ लेसन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे बोलते हैं ना कि एक बहुत ही कामयाब इंसान के पीछे एक टीचर, एक प्रोफेसर ही होता है। तो यही। और मुझे ये सर पूछना था आपसे कि एक इंस्टीट्यूशन को एक नंबर 1 इंस्टीट्यूशन बनाने में
फैकल्टी ही एक ओनली फैक्टर है या और भी कोई फैक्टर है? मेरे अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो मेन 3 चीज़ें होती हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को नंबर 1 या एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाती हैं। हाँ जी। उसमें मैं अगर ऑर्डर में आपको बताऊं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, उसके बाद उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं टीचिंग लर्निंग की वो कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, और तीसरे नंबर पे मैं रखूँगा फैकल्टी। तीसरे पे मैं फैकल्टी को इसलिए रखूँगा क्योंकि आप किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, अच्छे इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सभी की सभी फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छी होंगी। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आपको ऊपर-नीचे और ये ड्रॉबैक भी मिलेगा। है। हाँ, ये ड्रॉबैक भी आप कह सकते हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक अहम रोल निभाता हाँ है जी। किसी भी कॉलेज के या किसी भी इंस्टीट्यूशन में। और सबसे पहले स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसा परफ़ॉर्म करते हैं ओवर देयर ग्रेजुएशन, कैसी उनकी प्लेसमेंट होती है, कैसा उनका रिजल्ट आता है, कहीं न कहीं ये सब डिसाइड करते हैं कि इंस्टीट्यूशन कैसा है। हमारे इंडिया में 2 टाइप की रैंकिंग्स होती है, एक एनआईआरएफ होता है और एक नैक होता है। एक नैक। हाँ, तो दोनों ही रैंकिंग्स मिलने में ये तीनों चीज़ें रोल प्ले करती हैं, स्टूडेंट भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एंड टीचर्स। तो इसलिए वही ना सर, ये यही चीज़ फिर चलती है दिमाग में कि एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है हुँ, जहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स या बेस्ट प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, हुँ। लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्राइवेट कोचिंग लेनी पड़ती है। ऐसा क्यों है? कहीं लैग कर रहे हैं हम पीछे? हाँ, कहीं न कहीं अगर मैं कहूँ तो हमारा जो करिकुलम है, ये जो अंग्रेज लोग बना के गए थे ना, जो सिलेबस बना के गए, हमारा करिकुलम जो डेवलप हुआ, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा सुधार हुआ नहीं है, ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं है। अभी भी हम वही ट्रेडिशनल मेथड्स पे डिपेंडेंट हैं, वही चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इंडिया में कहीं न कहीं रोट लर्निंग ज़्यादा है, ठीक है, हम प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को नहीं दे पाते। तो एक तो ये ड्रॉबैक है, आप कह सकते हो एजुकेशन सिस्टम का। आपका जो क्वेश्चन था वो थोड़ा इससे अलग था। आपने पूछा कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए क्यों नहीं वैसा क्यों नहीं पढ़ाते। तो हम क्यों नहीं रिलाई हाँ, करते? तो इसके पीछे यही है कि करिकुलम में हमारे फ्लॉज हैं। हमारा जो करिकुलम बना है वो कहीं ना कहीं नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए बना है, हम बस ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो चाहिए उनको चीज़ें, जैसे रीजनिंग की नॉलेज चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है, मैथमेटिक्स, तो कहीं ना कहीं इसमें हम लैग करते हैं। ये सब हम उनको नहीं पढ़ाते। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंसेज, उसमें बस नॉलेज इम्पार्ट करते जा रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ाते हैं, बट वो करिकुलम से अलग है उनका। जैसे एग्जांपल के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया है, उनका अपना एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए रेजिडेंशियल कोचिंग चलता है यूपीएससी अलग के लिए। डिपार्टमेंट। हाँ, वो एक उनका अलग से डिपार्टमेंट ऐसा वो है। सबको करना चाहिए ना? हाँ, ऐसा सबको करना चाहिए, और मुझे पर्सनली लगता है कि डीयू इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इनको भी ऐसा कुछ प्लान करना चाहिए जिसमें ये यूपीएससी के लिए या एसएससी लेवल के लिए कोचिंग बच्चों को प्रोवाइड करें फ्री ऑफ कॉस्ट। बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी कोचिंग की फ़ीस को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमारे डीयू के कई प्रोफ़ेसर्स हैं जो यूपीएससी की कोचिंग में जाके पढ़ाते हैं। अच्छा। ठीक है, या वहाँ पे स्पेशल लेक्चर्स लेते हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारे बच्चों को हेल्प करेगा। मेरे को कुछ पूछना है आपसे, उससे पहले मुझे ये बताओ, टीचिंग आपका पैशन था? पढ़ाना पैशन था आपका पहले से? पहले से तो नहीं, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में जब मैं आया, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे टीचर बनना है, और कहीं न कहीं उसके पीछे मेरे ही एक प्रोफ़ेसर थे, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था, डॉक्टर एसबी राठौर। वो इनकम टैक्स पढ़ाते थे हमें, तो उनका जो पढ़ाने का तरीका था, उनका जो ऑरा था, उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि अच्छा, एक टीचर की लाइफ ऐसी होती है, अगर हम टीचर बनेंगे तो हम भी कुछ ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे बाहर ग्रो से कर बहुत सकते हैं। रिस्पेक्टेबल एक हाँ, जॉब लगती है। हाँ, एक चीज और मेरे दिमाग में, आपसे करूंगा बात। बिल्कुल, आप बिल्कुल। बोलिए क्या कह रहे थे? हाँ, तो उनको देख के हमें लगता था कि अच्छा, एक टीचर को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, एक टीचर की लाइफ ऐसी होती है और वो मतलब हमेशा खुश रहते थे, बच्चों को पढ़ा के उनको बहुत ही मोटिवेशन मिलता था। और आप उनसे कभी भी जाके पूछ लो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, स्टाफ रूम में आपको अवेलेबल मिल जाते थे। तो मुझे वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन मिली,
फिर जब मैं मास्टर्स में आया तो वहाँ भी एक प्रोफेसर हमें मिले, प्रोफेसर KL दहिया, ठीक है। तो उनसे भी मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ, अब मुझे टीचिंग में ही आना है। तो इन दोनों टीचर्स को अगर मैं कहूँ तो इनसे मैंने टीचिंग स्किल्स भी एक्वायर की, और कहीं न कहीं आप कहो कि कुछ इनके जो पर्सनल ट्रेड्स थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनको भी मैंने अपने आप में इनकलकेट किया। तो आप जो मेरा बिहेवियर देखते हो वो कहीं न कहीं उनसे इंस्पायर्ड है। तो आप ग्रेजुएशन लेवल से ही आपने पढ़ाना शुरू करा, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि जो स्टूडेंट्स जो नहीं है क्रीम, जो यहाँ पे पहुंचे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी तक, हुँ, वो तो बहुत क्रीम स्टूडेंट्स होंगे हाँ। जो बहुत एक हाई परसेंटेज लेके यहाँ पे आए। आपने ऐसा कभी नहीं सोचा कि वो स्टूडेंट्स यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, इनको पढ़ाया जाए? मेरा प्रिसाइजली क्वेश्चन यही है कि एक प्रोफेसर की अगर प्रायोरिटी है हुँ, टॉप यूनिवर्सिटी, तो फिर वो क्यों, अगर उसका पैशन है टीचिंग? इसका आंसर जो है, मैं आपको अगर फ्रैंकली बताऊँ तो इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं अपने गाँव में हाँ जी। या जो कोई भी स्कूल रूरल एरियाज़ में हैं वहाँ पढ़ाऊँगा। और कहीं न कहीं इसके पीछे वही मेरा माइंडसेट था जो आप कह रहे हो कि ऐसे बच्चे जिनको वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाती, वो मैं डिलीवर करूँ उनको। बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है या जो वहाँ का रिक्रूटमेंट सिस्टम है, वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। वहाँ पे कई-कई साल तक रिक्रूटमेंट नहीं होती, रिक्रूटमेंट हो भी जाए तो वहाँ पे जो आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, वो बहुत ही कम है। ऑल्दो मेरे माइंड में अभी भी, मेरे दिल में एक कोने में है कि मैं रूरल एरियाज़ में जाके पढ़ाऊँ, और कहीं न कहीं मैं हायर एजुकेशन से जब रिटायरमेंट लूँगा या मैं VRS लूँगा तो उसके बाद मैं उस प्लान पे भी काम करूँगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि जो बच्चे DU में नहीं पहुँच पाते, पर्टिकुलरली रेगुलर कॉलेज में नहीं पहुँच पाते, तो उनको क्यों नहीं पढ़ाते हम लोग? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना 2 सिस्टम और हैं हमारे। एक है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज़ चलते हाँ, हैं, वीकली बेसिस पे SOL उनको पढ़ाया जाता है, SOL जिसको हम बोलते हैं। और एक वुमेन्स के लिए होता है NC वेब, ठीक है। ठीक है? तो इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में वही बच्चे आते हैं जिनको रेगुलर में एडमिशन किसी वजह से नहीं मिल पाता। तो इन बच्चों को भी हम पढ़ा सकते हैं। जैसे मैं पर्सनली NC वेब में पढ़ाता हूँ, ठीक है? कई बार मैंने SOL की क्लासेस भी ली हैं। तो कहीं न कहीं हम ऐसे बच्चों को पढ़ा के भी अपना जो वो एक ड्रीम है, उसको भी हम फुलफ़िल कर पाते हैं। तो आप करेंगे रिटायरमेंट के बाद? हाँ, रिटायरमेंट के बाद मैं ज़रूर करूँगा। हो सकता है मैं VRS ले लूँ, और वीआरएस? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ठीक है, ठीक है। ठीक है? अगर ये ऑप्शन रहा तो आफ्टर 50 मैं शायद ये चूज़ करूँ। सोशल कॉज। हाँ, सोशल कॉज़। ठीक है, सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। तो सर यही सब चीज़ें हैं कि मतलब मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं बहुत ना एक एस्पिरेशन और एक एक्सपेक्टेशन लेके आता हूँ, एक जब बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाता हूँ, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी फील होती है बच्चों को पढ़ाते समय? हाँ, बिल्कुल फ़ील होती है। देखिए, टीचर हमेशा वही अच्छा है जो क्लास में कुछ ना कुछ डिलीवर करके आए। हम्म, अब हमारे पास जो बच्चे आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे आपने पहले खुद ही कहा कि क्रीम है, हाँ जी। ठीक है? 12th स्टैंडर्ड में अच्छे-अच्छे स्कूलों से आते हैं वो निकल के। तो अगर हम उनको अच्छे से नहीं पढ़ाएँगे, कुछ क्लासरूम में डिलीवर नहीं कर पाएँगे, तो हम कहीं न कहीं फ़ेल कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट। कि बीइंग इन वेंकी और बीइंग इन SRCC, एक बच्चा बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेके आता है कि मुझे कुछ रियल लाइफ़ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मैं सीख पाऊँगा। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, तो हमारा एक सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, ठीक है? इनकम टैक्स में थियोरेटिकल टीचिंग भी होती है, थियोरेटिकल पोर्शन भी पढ़ाया जाता है, साथ के साथ हम बच्चों को ITR भी सिखाते हैं, ठीक है? ITR में बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करता है कि वो कैसे अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है, अपनी नहीं तो अपने पेरेंट्स की कैसे फाइल कर सकता है। तो कहीं न कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर पे रहती है कि वो अच्छा डिलीवर करे बीइंग इन टॉप इंस्टीट्यूशंस, और अगर वो फेल करता है कहीं न कहीं, तो हम भी एज़ ए इंस्टीट्यूशन कलेक्टिवली फेल कर जाते हैं। ठीक है, बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। पिलर की तरह काम करता है किसी भी हाँ, इंस्टीट्यूशन। क्योंकि देखिए, अगर आप क्लासरूम में चले गए और हाँ आप अच्छे से पढ़ के नहीं गए, आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, आप केवल बुक से पढ़ के बच्चों हाँ, को। मुझे ये भी पूछना था कि आप हाँ, कितना अपडेटेड रखना पड़ता है आपको खुद को, बीइंग अ आ, प्रोफेसर? क्योंकि ऐसा होता था ना कि मैं ऐसा हाँ, सोचता था हाँ, कि प्रोफेसर हैं हम, टीचर हैं, हमने वही चीजें दोबारा पढ़ाई जानी है, तो ऐसा तो नहीं होता ना, थिंग्स चेंज। यहाँ पे मैं आपको
ये कहना चाहूँगा कि एक जो टीचर होता है ना, ये लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, ठीक है? हमें भी डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ता है, अप टू डेट रहना पड़ता है। जैसे मैं पर्टिकुलरली अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी या लॉज़ में, कंपनी लॉज़ हो, बिज़नेस लॉज़ हो, तो इसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंज आ जाते हैं, आईएफआरएस आ जाता है, तो कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। तो एक तो हमें उस अपडेट को अडॉप्ट करना है अपने अंदर। हमें कम से कम पता होना चाहिए, अगर हम क्लास में जाके खड़े होते हैं और कोई बच्चा हमसे पूछ ले कोई लेटेस्ट चीज़, तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसको बता पाएँ, ठीक है? और कहीं न कहीं जो आपने पूछा दूसरा क्वेश्चन कि कितना हमें पढ़ना पड़ता है, तो एक लेक्चर के लिए अगर मैं 1 घंटे के लेक्चर की बात करूँ, तो हमें एट लीस्ट हाफ एन आवर पढ़ना पड़ता है, किसी भी प्रैक्टिकल पेपर के लिए। दिन में अगर 4 लेक्चर हैं तो आप हाँ, 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा अप्रॉक्सिमेटली। हाँ, 2 से 2 घंटे, 4 घंटे हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकल पेपर है, तो 1 घंटा तो ज़रूर पढ़ना पड़ेगा 1 आवर के लेक्चर के लिए। अगर थियरी है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कब से वो पेपर पढ़ा रहे हैं। सपोज़ अगर आप फर्स्ट टाइम वो पेपर पढ़ा रहे हो, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको एग्ज़ाम्पल सोचने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना कि ज़रूरी नहीं है कि आप बुकिश नॉलेज जाके डिलीवर कर दो क्लास में। बुक तो बच्चे के पास भी है, वो घर पे जाके पढ़ सकता है, ठीक है? अगर आप वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं क्लास में जो किताब में लिखी है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कहीं न कहीं आपको बच्चे को रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स देने पड़ेंगे। जैसे मैं बिज़नेस लॉ की बात करूँ, बिज़नेस लॉज़ अपने आप में एक टिपिकल पेपर है। अब जो आप अगर मगअप करके घर से जाते हो, वहाँ पे बच्चों को बोल दो, तो सारा कंटेंट बुक में है। आपको केसेस प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एग्ज़ाम्पल्स फ़ॉर्मुलेट करने पड़ेंगे खुद से, ताकि बच्चा उस कंसेप्ट को याद रख सके, एटलीस्ट एग्ज़ाम तक याद रख सके कि वहाँ पे वो लिखा है। तो ये है, प्रिपेयर तो हमें करना पड़ता है। ये तो आपको सर एक स्टोरी बतानी है हुँ, कि मैं एक इवेंट पे गया था एक बार, ठीक है। तो वहाँ पे ना एक आईपीएस ऑफिसर को इनवाइट किया गया और वो आईपीएस ऑफिसर वहाँ आए थे, उनके साथ ही वो थे जिन्होंने उनको पढ़ाया। ठीक है। तो उस इवेंट पे जो एक रिस्पेक्ट थी हुँ, वो उन्हें ज़्यादा मिल रही थी एज अ चीफ गेस्ट। उन्हें उतनी उस इज्जत के दर्जे से लोग नहीं देख रहे। किसको? टीचर को या टीचर को, जिस टीचर को जिन्होंने उनको पढ़ाया है, उनको रिस्पेक्ट ज़्यादा हाँ, मिल रही उनको थी? कम रिस्पेक्ट मिल रही अच्छा, थी। जिन्होंने उनको पढ़ाया उनको कम रिस्पेक्ट मिल ठीक रही थी है। इन कंपैरिजन टू आईपीएस। जो आईपीएस ऑफिसर। हुँ। तो मतलब ऐसा है कि टीचर ने पढ़ाया एक स्टूडेंट को और हुँ, उस टीचर की अब उतनी रिस्पेक्ट नहीं है, जिसको हुँ, पढ़ा दी है हुँ, उसको लोग अब ज्यादा दर्जे से देखते हाँ। हैं। तो ऐसा ऐसा क्यों? अ, ऐसा एज़ सच देखो, मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। महाभारत से हम एग्ज़ाम्पल उठाते हैं, ठीक है? अर्जुन थे और उनके गुरु थे द्रोणाचार्य, ठीक है? तो अगर आप महाभारत को देखेंगे या जो गीता में चीज़ें लिखी गई हैं उनको देखेंगे, तो बार-बार अर्जुन का ज़िक्र आता है, ठीक है? कि हाँ, कि धनुर्धर, वीर धनुर्धर या महारथी धनुर्धर अर्जुन। द्रोणाचार्य का वहाँ पे ज़िक्र नहीं आता कई जगह, ठीक है? तो ये चीज़ कहीं न कहीं हमारे रियल लाइफ़ में भी है। एक टीचर जो अच्छा होगा ना, वो इस बात से खुश रहेगा कि उसके स्टूडेंट को प्रेज़ किया जा रहा है, ठीक है? वो ऊपर जा रहा है, नई ऊँचाइयाँ छू रहा है, तो वो टीचर उसी में खुश है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली टीचर का नाम भी स्टूडेंट के साथ जुड़ा होता है। अगर एक स्टूडेंट सक्सीड करता है, चाहे कोई आईएएस बन जाए, कोई आईपीएस बन जाए, कोई सीए बन जाए, तो कहीं न कहीं उस स्टूडेंट की सक्सेस उस इंस्टीट्यूशन से जुड़ी है। और अगर उस इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, तो ऑब्वियसली वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनका भी नाम आएगा। तो मैं पर्सनली फ़ील करता हूँ कि अगर ऐसा कभी कुछ होता है, तो इसमें गलत नहीं भी है। ठीक है? आखिरी बात पूछता हूँ सर रैप अप करने। जी, जी। आपको नहीं लगता कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हुँ, मात्र एक आपको नहीं लगता ऐसा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मात्र एक कैपिटल गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके फिट बैठ सके? मतलब एक एजुकेशन भी एक कॉर्पोरेट गुड ही बन के नहीं रहेगी, तो यहाँ पर भी सब कंपटीशन के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, इसका आंसर अगर मैं अगेन आपको मेरा मतलब लर्निंग कहाँ है? हाँ, सबको तो कॉर्पोरेट में जाके कहीं ना कहीं फिट बैठ। ड्यू के प्रोस्पेक्टिव से अगेन मैं आपको आंसर दूँ, तो यहाँ पे टू वे है, दोनों चीज़ें हैं। स्टूडेंट भी चाहता है कि उसको एक जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन मिले। नॉलेज के लिए कोई भी स्टूडेंट आज के टाइम पे नहीं पढ़ता, आप लोगों को भी पता है।
आप में से ज़्यादातर बच्चों ने जो पढ़ाई की है वो गुड ग्रेड्स के लिए की है, अच्छा CGPA आ जाए। आप लोग 10 ईयर से पढ़ के चले जाते हो एग्ज़ाम देने, तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी वो फीलिंग है कि हम वो कोर्स करें जो हमें जॉब दिला दे। कहीं ना कहीं ये लैक हाँ, और इंस्टीट्यूशन में भी ये चीज़ है कि इंस्टीट्यूशन भी जो करिकुलम हमारे यहाँ चला आ रहा है, मैं NEP की अभी बात नहीं करूँगा, प्री न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि हम एक तरीके से मशीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉरपोरेट मशीन्स जो जाके वहाँ पे फिट हो जाएं, ठीक है। तो ये एजुकेशन हमारा सिस्टम यहाँ थोड़ा बहुत लैग करता है, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें इम्प्रूव होंगी, ठीक है, और हमेशा स्कोप होता है ये इम्प्रूवमेंट बहुत के दुख लिए। की बात है कि आप आज एक एजुकेशन भी कॉर्पोरेट गुड बन के रह रही है। हाँ मशीन्स में 3 का डायलॉग था कि मशीन हाँ मैन्युफैक्चर हो हाँ, रही है। ये चीज़ मैं हाँ मानता हूँ कि ऐसा है, बट धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात ठीक है करके। सर, एक बार कैमरे में देख के बता दीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और बता दीजिए कि बातचीत भविष्य में सब्सक्राइब कर लें और हाँ, फॉलो करें। तो ये मेरा पहला इंटरव्यू था, भाविश के साथ जो इंटरव्यू था ये मेरा पहला इंटरव्यू था, और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। भाविश मेरा स्टूडेंट रहा है, मैंने इनको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया भी है। तो मैं आप सबको से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।